हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी टाइम ओनली में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 जून 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एडिटोरियल्स को। साथ में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो भी एडिटोरियल में से कुछ आपके लिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनकी वोकैब को डिस्कस करेंगे, उनकी मीनिंग को देखेंगे। साथ में ही आज मैंने एमसीक्यू भी ऐड किया हुआ है सेशन के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी एमसीक्यू का। तो एक ही ट्रायल वर्जन है, इसके बाद जैसा भी होगा, जैसा भी रिस्पॉन्स मिलेगा तो उस बेसिस पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे एमसीक्यू के सीरीज़ को भी। इसी के साथ मैंने कोलैबोरेट कर दिया है, अलग से लेक्चर नहीं बना रहा हूँ एमसीक्यू को। तो आपको बताना है कि आपको वो एमसीक्यू के लिए अलग से एक्सप्लेनेशन, अलग सा लेक्चर चाहिए, या फिर इसी में आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है या ठीक लग रहा है। तो जैसा भी देखिए, क्योंकि एमसीक्यू ऐड होगा तो लेक्चर थोड़ा सा लंबी जाएगा। और एक थोड़ा सा कंसर्न था कि कुछ लोग, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है क्योंकि सारी चीज़ें नोटिफिकेशन तो मिल ही जाती है, तो कुछ लोग वीडियो को डाउनलोड करके देख रहे हैं। तो मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को देखिए, बट डाउनलोड करके देखिए, डाउनलोड करेंगे तो आपका उतना ही डेटा जाता है। तो आप डाउनलोड करके मत देखिए, वीडियो को फुली तरीके से ऑनलाइन देखिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप डाउनलोड करके देखेंगे तो वो उसका वॉच टाइम कम जाता है। और जब वॉच टाइम कम जाता है तो वीडियो जो है सजेस्ट होना बंद हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही थी। अगर देखिए आप लोग शेयर कर रहे हैं, शेयर करते रहिए, वॉच टाइम अगर बढ़ता रहेगा, ये सारी चीज़ें होंगी तो एक मोटिवेशन हमको भी मिलता रहता है, जिससे आपके लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेके आते रहें। तो आप कोशिश करिए कि ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम मैं चाहता हूं कि अगर 30 मिनट का भी वीडियो बन रहा है तो सभी लोग पूरा 30 मिनट, कम से कम उसे 28 मिनट तो आप देखे ही देखे। पूरा वीडियो को देखना जरूरी। जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे, आराम से अच्छे से नहीं देखेंगे, तब तक आप चीज़ों की कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और कंटिन्यूसली आपको देखना है। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि कम से कम मिनिमम एक 1 मंथ तक आप फॉलो करिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी सुधर गई हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर आपका कमांड हो गया है, और कितनी अच्छी से न्यूज़ जो है समझ में आ रही है। तो चलिए आज का लेक्चर, आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन पेज नंबर 6 में है, द एनाटॉमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या है, कहाँ से इसका बैकग्राउंड निकल के आया है, प्रीवियसली इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर दिया गया है वो भी डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर नहीं दिए गए हैं तो वो मैंने अलग से निकाल के रखे हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे बीइंग वोकल ऑन द राइट लोकल। तो इसमें कुछ अलग से एस्पेक्ट दिए गए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या ज़रूरत है। एक अलग ही पिक्चर आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वोकल में फोकस करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी दी गई हैं जो आज ज़रूरी है वोकल को आगे लेके आने के लिए। लोकल जो है, आपको राइट लोकल की पहचान होनी जरूरी है कि ये जो है ये राइट लोकल है। राइट लोकल का मतलब जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि झूठ हो गई और इन सारी चीज़ों से जो हाथ से कपड़े उपड़े बन रहे हैं वही सारी चीज़ें बस लोकल होती हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोकल होती हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे फ्लैटिंग द क्लाइमेट कम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लैटिंग द क्लाइमेट कम। इसके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज आ गया है उसके उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, और क्या कंसर्न है, क्या कुछ कुछ डेटा इसके अंदर दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। आप एग्जामिनेशन में, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, तो वो हम देखेंगे। देन आफ्टर दैट हम देखेंगे प्रोवोकेशंस के ऊपर जो एक आर्टिकल आया है, जो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया है, इसको देखेंगे कश्मीर लद्दाख रीजन का ये वाला आर्टिकल। और ये थॉमस कॉर्नवालिस इन्फ्लुएंस, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक तरीके से। तो ये आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक छोटी सी चीज़ है, जो एक रिक्वेस्ट है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर हर पर्सन जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक छोटी सी जिम्मेदारी उठा ले कि ये जो लेक्चर है इसको शेयर करना है। कम से कम वो 2 से 3 लोगों को ही मिनिमम शेयर करता है, या 2 से 3 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाता है, उसे इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है, तो डेफिनेटली एक दिन हम बहुत अच्छे नंबर पहुंच जाएंगे। जहां पे देखिए, अगर जिस तरीके से कमेटी बढ़ेगी तो इसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, जब तक ये चीज़ बढ़ेगी नहीं तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीज़ें लेके आ पाऊँ। तो जैसे ही एक टीम बन जाएगी, एक बड़े लेवल पर चीज़ चली जाएगी, हमारा चैनल एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर की समरी लेके आऊंगा, हर एक स्टैंडर्ड बुक की हैंड रिटन नोट्स लेके आऊंगा।
किस तरीके से आपको नोट्स तैयार करने हैं वो बताऊंगा। साथ में ही जो इंटरनेशनल रिलेशन है या फिर जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें एक फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिस तरीके से एक एजुकेशन एक इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, इतना पैसा देते हैं, लाखों रुपए पे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और हर एक चीज़ की क्वालिटी मिलेगी। अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो बस आपको शेयर करना है, कोशिश करिए, प्रे करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए। आप इतने लोगों तक ये फैला दीजिए कि एक मिनिमम हमारा एक कमेटी बन जाए जिसके अंदर कुछ लाखों में अगर ये बन जाता है, कुछ हम सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो उसके बाद हम जरूर इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं फटाफट आप लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर लेके आएंगे। और कभी भी ये चीज़ पेड नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। और मैं इसके बाद जैसे ही 100 के सब्सक्राइबर हमारे पूरे होते हैं तो उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि आप लोगों के लिए मैं टेस्ट सीरीज भी लेके आऊँगा जो कि फुली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आंसर राइटिंग का सेशन अलग से आएगा, जब आप आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, एक एक आंसर को डिटेल में चेक किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएंगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना, द एनाटॉमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है एंटी ब्लैक रेसिज्म की। ये क्या होता है आपको समझना हो, सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका। देखिए यूएसए के अंदर क्या हो रहा है, एक मूवमेंट चल रहा है, यूएसए मूवमेंट 2012 में, याद रखिएगा। ये कैसे चला वो आपको मैं एक बैकग्राउंड बताता हूँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट है। मर्डर हुआ था किसका, ट्रेवोन मार्टिन का। 45 डेज तक कोई भी इसके ऊपर जांच नहीं हुई, कोई भी मतलब एक तरीके से मुकदमा दायर नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया 45 डेज। तो 45 डेज के बाद जब थोड़ा प्रेशर बना उसके बाद ये चीज़ किया गया। देन 2014 में गार्नर की सेम तरीके से इस तरीके से हत्या की जाती है और ये सभी ब्लैक से मतलब एक तरीके इनके जो रेस था वो ब्लैकिश था, ठीक है। तो ये आपको समझना है। 2009 में माइकल हो गया। रिसेंट जो केस है जॉर्ज फ्लोइड की केस का है। तो इनको एक तरीके से जो एक वाइट थे उन्होंने क्या किया था कि पैर से इनको दबा दिया था, मतलब ऐसे दबा के रखा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर निकल गए। तो ये लोग कैंपेजन निकाल के ला रहे हैं, आई कांट ब्रेथ। तो इसके अंदर जो कैंपेजन निकल के आ रहा है वो है ब्लैक लीव मैटर, ब्लैक लाइफ मैटर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एंटी रेसिज्म का, एंटी ब्लैक रेसिज्म निकल के आ रहा है कि जो भेदभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि जो काले हो गए, गोरे हो गए, इन और जो ब्लैकिश हो गए, वाइट हो गए, कुछ ब्राउन हो गए, तो ऐसे में इनका जो है भेदभाव बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में भी देखने को मिला था, यूएसए के अंदर काफ़ी देखने को मिला था, अफ्रीका के अंदर आप देख रहे होंगे देखने को मिला था, जिसमें नेल्सन मंडेला ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है ब्लैक पर्सन के लिए। तो देखिए ये किसी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, सपोज ये सिर्फ कलर की बात नहीं हो रही है, आपके जैसे आईज अगर आपकी कुछ अलग तरीके से है, आपकी नोज अलग तरीके से है, तो उसके ऊपर भी कहीं कहीं जो है रेसिज्म देखने को मिलता है, बहुत जगह पे जो है आपको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सोशल मीडिया का हेल्प लेके यहाँ पे याद रखना है आपको, ये जो ब्लैक लाइफ मैटर आप लोगों ने चीज देखा ही होगा कि कितने बड़े लेवल पे इसको जो है लेके आया गया है, एक मूवमेंट चल रहा है यूएसए के अंदर, इसको आपको समझना है। तो यही सारी चीजें बैकग्राउंड है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, when specific bodily features such as color, shape of nose, lips, eyes, इनके बेसिस में अगर आपको अलग तरीके से बायोलॉजिकल आपके जो सिग्निफिकेंट है देखने के फिजिकली बेसिस से, उसके बेसिस में आपको अलग धड़क किया जाता है या आपको कुछ आपके अधिकार नहीं दिए जाते हैं या आपके साथ भेदभाव किया जाता है, तो ये एक बहुत ही गलत चीज है, ये आपको याद रखना है। क्लासीफाई इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल क्लस्टर्स। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये जरूरी है, ऐसा नहीं है क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज, ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए, ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए, डिफरेंट रेसेस को पढ़ने के लिए ये नेसेसरी है, लेकिन ये उसी चीज के लिए सही है जब तक इसकी स्टडी तक हो रही है। अगर आप इसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, रेशियल जो कल्चर है इसको आप ट्रेट्स में लेके आ जाते हैं, कैरेक्टर्स में लेके आ जाते हैं, बिहेवियर में इसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गलत सिग्निफिकेंट है, ये आपको याद रखना है। अब इसके रेशियल कल्चर को एक हायरार्की बना ली गई है। अब हायरार्की क्या है, किसी को सुपीरियर बना दिया जाता है, किसी को इन्फीरियर बना दिया जाता है। देखिए जब इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं ब्रिटिश के टाइम पे जब हम कॉलोनियल हमारे यहाँ रूल था ब्रिटिश था, उस टाइम पे भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा देखने को मिलता था, इंडियन के साथ कितना ज्यादा भेदभाव हुआ करता था, उनको बहुत बड़े बड़े जो लेवल से वहां पे नहीं बिठाया जाता था। तो ये सारी चीजें जो भेदभाव है वो देखने को मिला था, एक सुपीरियर और इंफीरियर की कैटेगरी बना दी गई थी। अब देखिए
इंफीरियर कैटेगरी के अंदर भी एक कैटेगरी बना दी गई है, ये भी आपको समझना है। वो क्या है? वो इस तरीके से है कि एक है जो सो मच बियॉन्ड है, बहुत ज्यादा पिछड़े, ये बना दिया है कि उनके साथ तो कोई रह नहीं सकता, ऐसे बना दिया। जैसे ज्यूस वगैरह के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसके अंदर उन लोगों को तो मार ही दिया जाता, बहुत बुरी तरीके से उनको जो है मार दिया जाता, उनके साथ उनका मर्डर कर दिया जाता बहुत बड़ी संख्या में। तो ये सारी चीजें रेसिज्म की वजह से देखने को मिली थी। हिस्ट्री से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिट फॉर सम जॉब्स ओनली, तो कुछ ऐसे इंफीरियरिटी करते हैं जो उनको कुछ केसेस दिए जाते हैं कि यार तुम सिर्फ इसी चीज के लिए उत्तरदायित्व हो, इसी चीज, यही चीज आपको मतलब जॉब जो है सूट करती है, दूसरा जॉब नहीं सूट करती। तो ये सारी चीजें बोली जाती हैं। अब देखिए, गुड एजुकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है, गुड एजुकेशन हेल्प इन द डिसमेंटलिंग रेसिज्म, बट फैक्ट रिमेन्स दैट मच ऑफ इट्स लाई हिडन विद इन द सोशल स्ट्रक्चर, हैबिट, प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि सपोज एक एग्जांपल, रेसिज्म की वजह से कोई पर्सन अगर नहीं पढ़ पाया या पिछड़ा रह गया है, वो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर में पीछे रह गया, तो उसको कहा जाता है कि यार उसकी आईक्यू लेवल कम है। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि उसकी सोशल कंडीशन कैसी है, उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है, उसके पास पढ़ने के लिए मे बी पॉसिबल कि पैसा ना रहा हो, उसको पास उस तरीके से फैसिलिटी ना मिली हो। तो ये सारी चीजें नहीं देखी जाती, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो ये एक पॉइंट आपको रखना है। साथ में कहा जा रहा है कि सिर्फ गुड एजुकेशन, अच्छी तरीके से आपको एजुकेट कर लेने से ही, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़े लिख गए, आपने साइंस पढ़ लिया, आपने फिजिक्स पढ़ लिया, आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिया, आपने एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया, आप आईएएस भी बन गए, तो इसके बाद भी ये इंस्योर नहीं होता कि आप रेसिज्म, मतलब एक तरीके से जो गुड एजुकेशन है वो उसका बहुत जरूरी है। आप बहुत बड़े पद में बैठने के बाद भी देखा जाता है कि रेसिज्म फॉलो करते हैं लोग, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ये सारी चीजें फिर भी देखी जाती है। तो आज हमें जो चीज की जरूरत है वो किस चीज की जरूरत है? सोशल स्ट्रक्चर की जरूरत है। इस तरीके से हमारा सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारी हैबिट में आना चाहिए, बचपन से हम चीजों को प्रैक्टिस करवाना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आज के टाइम पे बच्चों को जो है, जब भी बुक्स वगैरह आप देख रहे होंगे, पहले बुक्स में जनरली देखने को मिलता था, दो आप लोगों ने अपनी छोटे, जब आप छोटे रहे होंगे तो देखा होगा कि ये दो तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ये एक आदमी यहाँ पे बैठा रहता है, एक आदमी यहाँ बैठा रहता है। तो एक आदमी का कलर कुछ और रहता है, एक आदमी का कलर कुछ और रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर आदमी का कलर है, सपोज इसका सुपीरियर कलर रहता है, यहाँ पे इस तरीके से बता दिया रहा है, इसका जो व्हाइट कलर रहता है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इसको जो है आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन में अगर इसका कुछ और कलर है तो इसको इन्फीरियर बोल दिया जाता है, और इसको जो है सॉरी, इसको सुपीरियर बोल दिया जाता है, इसको इन्फीरियर बोल दिया जाता है। तो इस तरीके से कलर मैटर करता है। ये चीज़ जो है हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक तरीके से फॉल्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन सिस्टम में फॉल वगैरह है, तो आप ये इनडायरेक्टली बता सकते हैं कि जो है जेंटलमैन की डेफिनेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन, जेंटलमैन कैसा दिखता है, तो आप लोगों ने देखा होगा सूट वूट टाई लगाए हुए जो पर्सन है वो जेंटलमैन की उसमें आ गया। लेकिन एक जो ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल गांव में बैठा हुआ है, जो किसान है, गांव का किसान है, बैठा हुआ है, कपड़े पहने, नॉर्मल से कपड़े पहने हैं, अपनी खेत की मेड़ में बैठा हुआ है, तो उससे कहा जाता है कि वो पुअर आदमी है, वो बेकार आदमी है। तो ये जो जनरेशन है, तो वो क्या होगा, वो बच्चों के दिमाग में यही सारी चीजें जाने लग जाएंगी और वो ये सारी चीजें सोचने लग जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज को जनरली चेंज करें कि क्या चीज जेंटलमैन की डेफिनेशन होती है, इन सारी चीज की आज चेंज करने की जरूरत है। कभी देख लिया जाता है इसका कलर ये है तो ये पुअर बना दिया उसको, ये गंदा आदमी बना दिया, ब्यूटीफुल की डेफिनेशन कर दी। आप लोगों ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे, जैसे कि जो आपको ब्यूटी कर देगा इस तरीके से। तो आपको बताना है कि ब्यूटी जो होती है वो ब्यूटी कलर के अंदर नहीं होती है, ये आपको समझाना है। तो ये जो है ये रेसिज्म है, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरीके से बन के आ गया है। आई थिंक अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि आप एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं, आप अपने बुक्स का एग्जांपल दे सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, गुड और बैड की डेफिनेशन, जेंटलमैन, सुपीरियर, इंफीरियर की डेफिनेशन, और सर्वेंट की और मालिक की एक डेफिनेशन जो होती है। तो इन सब की जो डेफिनेशन दिखाई जाती है, इन सब की जो पिक्चर दिखाई जाती है, बहुत ही अलग पिक्चर दिखाई जाती है जो उनके माइंड में एक सेटअप कर जाती है और आगे वो यही चीज फॉलो करते हैं। तो ये एक आज जरूरत है हमारी इन सभी चीजों के अंदर चेंजेस की।
ये आपको याद रखना है। इसकी हम वोकैब देख लेते हैं। देखिए एनाटॉमी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पीपल एंड एनिमल, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करना को एनाटॉमी कहते हैं। रेसिज्म का मतलब होता है नस्लवाद, नस्ल भेद। अगर आप किसी चीज के नस्ल भेद कर रहे हैं, सपोज किसी भी चीज में अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, आप एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि डॉग्स जो होते हैं, है, डॉग्स के कितने टाइप्स के कलर होते हैं, बहुत सारे कलर में, बहुत सारे वैरायटी में। तो क्या कुत्ते आपस में भेदभाव करते हैं? नहीं करते ना। वो डॉग्स आपस में भेदभाव नहीं करते हैं, जानवर भेदभाव नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेचर ने हमें क्रिएट किया है, उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, उन्होंने सही किया है, ह्यूमन ने ही ये सारी चीजें लेके आए हैं। अब इस तरीके से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो एथिकल एग्जाम्पल होगी, ये अपने GS4 के पेपर से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। वहां पे भी इन सारी चीजों को आप जब आप देखिए, बहुत ही टेक्निकल आंसर आपको नहीं देखना है, आपको बहुत ही जर्नल से आंसर लिखना है, तब आपको नंबर मिलेगा। जर्नल से एग्जांपल मतलब जर्नल से आपके एग्जांपल होने चाहिए, जैसे कि आप जानवर्स का एग्जांपल देख लीजिए, एनिमल्स वगैरह की, वहां पे बहुत सारे सेट्स मिलते हैं, कलर मिलते हैं, डिफरेंट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, लेकिन वो आपस में भेदभाव नहीं करते, वो साथ में मिलकर रहते हैं। लेकिन ह्यूमन ही क्यों इस तरीके से कहता है, मतलब नेचर ने भेदभाव नहीं किया है, हम आपस में भेदभाव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बताने की जरूरत है। ब्रूटेलिटी का मतलब होता है वायलेंट ट्रीटमेंट और बिहेवियर। किसी किसी भी इंसान से बिल्कुल वायलेंटली आप बिहेवियर कर रहे हैं तो उसे हम ब्रूटलिटी कहते हैं। इंडेलेबल का मतलब होता है स्थाई, पक्का और अमिट। जो बिल्कुल एक पक्का है कि यार आपने वो कर लिया कि यार मुझे लेक्चर देखना है मतलब देखना है, मुझे द हिंदू एनालिसिस करना है मतलब करना है, मुझे द हिंदू पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ये आप बिल्कुल स्थाई हो चुके हैं उसके, तो ये हो जाता है इंडेलेबल। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आज हमने ये पूरा आर्टिकल देख लिया, क्या है इसका एनाटॉमी, ब्रेक, रेसिज्म, हमने इसका बैकग्राउंड देखा, फिर हम आगे बढ़े और रेसिज्म वगैरह के बारे में देखते हुए आगे बढ़े। हमने इसकी वोकैब वगैरह भी डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करते हैं वोकल ऑन द लोकल। यहाँ पे लड़ाई हो रही है लोकल वर्सेस ग्लोबल की। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, जो चाइना है, वेपनाइजेशन ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, वो क्या करता है, ग्लोबल चेन जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसको, उसकी वेपनाइजेशन कर रहा है। इन द सेंस वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि हम जो है ये सप्लाई रोक देंगे, और वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल सप्लाई होगी आपकी आगे की मैन्युफैक्चरिंग या किसी चीज़ के लिए, तो वो रोक देगा। वो कहेगा आप ये काम करिए हमारा, या फिर इसका इसमें साथ दीजिए, आप ये चीज़ करिए। वो अपनी बात को, कोई भी बात इस तरीके से रख सकता है, तभी हम ये चीज़ सप्लाई करेंगे। तो ये जो हो गया हमारी डिपेंडेंस दिखा रहा है कि हम किस तरीके से चाइना या किसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर, ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो उसके लिए हमें एक लोकल कम्युनिटी को हमें बढ़ाना होगा, लोकल सेल्फ रियलाइज जो है मैटर करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी को ही पूरी तरीके से क्लोज कर दें, बाहर से कोई भी चीज़ ना आने दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर अभी इतना हम सेल्फ रियलाइज नहीं है कि अपनी सारी चीज़ों को फुलफिल कर सकें, क्योंकि जो एक चीज बनती है उस बनने के लिए भी हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो याद रखना होगा, वन ग्लोबल प्रेजेंस और मैनी लोकल प्रेजेंस। तो मैनी लोकल प्रेजेंस को हमें बढ़ाना होगा वन ग्लोबल प्रेजेंस में। जो हमारे ग्लोबल में एक प्रेजेंस है उसको बढ़ाना होगा, जो लोकल प्रेजेंस है उसको आज लेके आगे जाने की जरूरत है। क्लियर। रॉन्ग टाइप ऑफ लोकल। अब देखिए, जो प्रमोट गुड्स मेड इन इंडिया थ्रू टैरिफ, कोटा और न्यू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रूल्स, अगर आप अपने लोकल चीज़ों को इस तरीके से बढ़ाते हैं कि बाहर की चीज़ों में टैरिफ लगा रहे हैं, कोटा लगा रहे हैं, या फिर न्यू गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट रूल आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से रॉन्ग टाइप ऑफ लोकल, इस तरीके से हमको नहीं बढ़ाना है, हमको ये मॉडल अडॉप्ट नहीं करना। अगर हम ये मॉडल अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा, मे बी पॉसिबल कि दूसरी कंट्री भी कर लेती है, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगी, हम जो है ग्लोबल लेवल पे जो है कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, हमारी कंट्री को आइसोलेशन देखने को फेस कर सकती है, हमारी कंट्री देखने को मिल सकता है। वी अटेंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में से, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, पिछले 10 सालों के अंदर, लास्ट डिकेड्स के अंदर हमने अलग अलग जो नए, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गए, इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स कुछ हो गए, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमने ग्लोबल के अंदर ग्लोबल कॉम्पिटिशन ने जो है दिया है, ग्लोबल लेवल पे हमारी चीज़ें आई हैं। तो मतलब हमारे अंदर पावर तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन आज ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, किस तरीके से लोकल चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, आपके पास कुछ पॉइंट्स भी होंगे। हमें हाईली सेंट्रलाइज नहीं करना है चीज़ों को, याद रखना आपको हाई करना है। और द गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह का देखिए, 3 लोकल वर्ड को आपको याद रखना है। 3 लोकल वर्ड्स क्या हो गया, गांव का जो छोटा छोटा डेवलपमेंट होता है,
और म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह जो एक बेसिक लेवल पे आप डेवलपमेंट देखते हैं, तो उस डेवलपमेंट के लिए आप किस चीज का यूज कीजिए, लोकल रिसोर्सेस का यूज करिए। कौन यूज करेगा, लोकल गवर्नमेंट। तो ये इंश्योर करिए कि जो भी हमारी लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का मतलब जो थर्ड टायर की गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, ये जो गवर्नमेंट है ये क्या करे, लोकल रिसोर्स का ज्यादा यूज करे लोकल डेवलपमेंट के लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हमारी लोकल रिसोर्स भी आगे जाएगा, लोकल डेवलपमेंट भी होगा, और ये लोकल चीज हमारी वोकल बन जाएगी, एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएगी, ग्लोबल लेवल पे। क्लियर। इसके हम फटाफट वोकैब देख लेते हैं। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध और सफलता। इनवाइटेबिलिटी, वाइटेबिलिटी का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, निसंदेह, अगर बिल्कुल एक पक्का है कि हाँ निसंदेह ये आपको पता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओवरवेलिंग का मतलब होता है कुचल डालने वाला, कोई जो किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देता है, कुचल डालता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे हम कहते हैं ओवरवेलिंग, ओवरवेलमिंग। क्रुशियल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम क्रुशियल कहते हैं। क्लियर। देखिए वोकैब का सेशन जो है स्टार्ट जो है सुबह सुबह भी आता है, तो आप इंश्योर करिए कि वो 10 से 15 मिनट का वोकैब का सेशन होता है, तो आप जरूर से उसको देखिए, क्योंकि उसके अंदर आपको ना सिर्फ वोकैब मिलेगा बल्कि सेंटेंस किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आपको यूज करना है, वो सारी चीजें उसके अंदर बताई जाएंगी। साथ में ही बताया जाएगा कि उसके सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, और उसके जो भी ग्रामेटिकल उसके बैकग्राउंड है, बहुत ही डिटेल में एक एक शब्द को डिस्कस किया जाएगा, उसका ओरिजिन कैसे आया, किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं डेली डे टू डे लाइफ में। तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, और जब इंग्लिश इंप्रूव होगी तो आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छी से तरीके से कर सकते हैं। तो सारी चीजें जो है एक दूसरे से लिंक है, तो उसको आपको जरूर से देखना है। फ्लैटनिंग द क्लाइमेट चेंज, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वह है फ्लैटनिंग द क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर बात की जा रही है, आपको फटाफट देख लीजिए, CO2 लेवल बहुत तेजी से लेवल राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कोस्टल एरियाज की वाटर राइज हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा कंसर्न बताए जा रहे हैं। अब देखिए बताया जा रहा है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर की यहाँ बात हो रही है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर था वो कितना था, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब एक तरीके से अगर जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो हम आगे पहुंच चुके हैं, प्लस में चल रहे हैं। अगर यही जो टेम्परेचर, सिर्फ स्कोप कितना बचा है, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का और बचा है, कि हमें 1 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको निपटाना है, ऐसा नहीं कि ये 2 डिग्री सेल्सियस के आगे पहुंच जाए। तो ये याद रखना है आपको। एक जो कॉन्सेप्ट है हॉट हाउस अर्थ के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्या है, इफ टेम्परेचर इज मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, अगर जो टेम्परेचर है हमारा 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जितना टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से आज का टेम्परेचर जो है, या फिर फ्यूचर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज्यादा पहुंच जाता है, तो जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं वो सारे हमारे एनिमीज बन जाएंगे, हमारे दुश्मन बन जाएंगे। कैसे, जैसे साइक्लोन आ रहा है, ड्रॉट आ रहा है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, अर्थक्वेक बहुत तेजी से आने लग जाएंगी, ये सारी जो प्रोसेस है बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, और मे बी पॉसिबल कि ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है उसमें खतरा देखने को मिल सकता है। टेरर, एक बहुत बड़ा टेरर ह्यूमन की लाइफ में देखने को मिल सकता है, और ये और कोई नहीं, ह्यूमन की वजह से ही होगा। तो ये आप लोगों को समझना है, क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे हो गए हैं ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं CO2 वगैरह को, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये भी करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कुछ डेटा को आप देख लीजिए जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, और प्री के अंदर डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो सकता है। फ्रॉम 0.2 बिलियन टन, याद रखिएगा 0.2 बिलियन टन ऑफ CO2 इमिशन इन 1850 के अंदर, 1850 के अंदर 0.2 बिलियन टन ऑफ CO2 का इमिशन होता था, एनुअल इमिशन, जो कि इंक्रीज हो चुका है 36 बिलियन टन बाय 2080। तो देखिए कितना तेजी से, कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, 0.2 बिलियन टन से 36 बिलियन टन तक इंक्रीज हो चुका है। ये बहुत एक जो है परेशान कर देने वाला डेटा है, जो आपको याद रखना है, और इसको रट लीजिए, बिल्कुल 2 बार 3 बार लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करना है इसको जरूर से जरूर। CO2 का जो लेवल है आपको यहाँ पे बता सकते हैं आपके 407 ppm पहुंच चुका है 2018 के अंदर, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड कर्व की बात की जा रही है वो है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 1850 के बाद जो है ग्लोबल, जो कि CO2 बढ़ा, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अब जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है हर साल देखने को मिल रहा है वो
तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या क्या हो रही हैं चीजें देखिए, आपको समझना होगा। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल्स बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल कहीं पे बहुत ज्यादा तेजी से रेनफॉल हो गया, कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, कहीं पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर बहुत तेजी से कहीं पे क्रिएट हो रहा है, विंड की स्पीड अलग अलग देखने को मिल रही है, भूकंप आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, वेदर कंडीशन अलग अलग तरीके से हो रही है। तो मतलब ऐसी कंडीशन और अराइज हो रही है जहां पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये तो अभी तो शुरुआत थी, मे भी पॉसिबल। देखिए आप देख रहे होंगे साइक्लोन अम्फान आ गए, फिर जो है साइक्लोन है, इस तरीके से वेरियस चीजें जो है निकल के आ रहे हैं, हीट वेव्स निकल के आ रही हैं। तो ये सारी चीजें हमें कंसर्न जाहिर करती हैं, बताती हैं कितना ज्यादा हमें जरूरत है इन सारी चीजों को कर्व करने के लिए। टेम्परेचर को हमें डाउन करना होगा, डाउन करने के लिए फॉरेस्टेशन करना होगा। फॉरेस्टेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाइए और CO2 लेवल को हम कम करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको हम कम करने की कोशिश करें। एक सस्टेनेबल अगर प्लेनेट बनाना है, ऐसा नहीं कि अगर आप आज जिंदा है कि आप कोशिश, देखिए अगर यही सारी चीजें चलती रही तो मे भी पॉसिबल 100 साल के बाद जिस तरीके से आज एक कंडीशन हो गई कि बिना मास्क के आप बाहर नहीं निकल सकते, तो कल को ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि बिना टैंक लिए, एक तरीके से आप ऑक्सीजन टैंक लिए बाहर नहीं निकल सकते। आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पीठ में लाद के हमेशा निकलना होगा जब भी आप बाहर निकलेंगे। तो ऐसी कंडीशन भी अराइज हो सकती है कि जो हवा आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उस हवा के लिए भी आपको पे करना पड़ जाए। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो हमें एक सस्टेनेबल प्लेनेट बनाना है। हमें टेक्नोलॉजी आज जरूरत है कि हम सभी टेक्नोलॉजी को साथ में लेके आए, जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हो जाएं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हो जो इकोनॉमी को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। जब ह्यूमन की लाइफ ही नहीं रहेगी तो इकोनॉमी का क्या फायदा। तो सभी इकोनॉमिस्ट साथ में आए, सभी टेक्नोलॉजिस्ट साथ में आए, सभी सोशल साइंटिस्ट साथ में आ जाएं और ऐसा प्लान लेके आना चाहिए। इस तरीके से प्लान लेके आइए कि किस तरीके से हम अपने प्लान को सस्टेन ले सके, जस्टिस करिए अक्रॉस द नेशन, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और क्लाइमेट की, ऐसा नहीं सबको एक बराबर का हिस्सा देना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसकी वोकैब आप देख लीजिए। अपेरेंटली का मतलब होता है ऊपरी तौर से, आप ऊपर ऊपर देख लिए, स्पष्टता है कि हाँ ठीक है हमने अपेरेंटली इस चीज को पढ़ लिया है, ऐसा इस तरीके से आप कर सकते हैं। मिटिगेशन का मतलब होता है शांति और न्यायीकरण, तो ये आपको याद रखना है। इलिसिटेड का मतलब होता है, इलिसिटेड का मतलब होता है प्राप्त करना और प्रकट करना। कोई चीज प्राप्त आपको मिल चुकी है उसे कहते हैं प्रकट करना। इवोक्ड का मतलब होता है पुकारना, बुलाना। किसी चीज को आप इवोक करना है, बार बार उस चीज को जगा रहे हैं, इस तरीके से क्या कहते हैं, इवोक्ड। वरेकल्ट वरेकल्ट का मतलब होता है नष्ट और बर्बाद, खत्म कर देना। किसी चीज को खत्म कर रहे हैं आप, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसे हम वरेक्ट कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रोवोकेशन। चाइना ने एक तरीके से क्या कर रहा है, डीलिंग कर रहा है लद्दाख फ्रॉम द कश्मीर प्रॉब्लम। देखिए लद्दाख, ये आपको समझना, ये हमारा कश्मीर है, ये वाला रीजन लद्दाख, ये जो है लद्दाख वाला आ जाता है। इसकी यहाँ पे जो है अक्साई चीन है, चाइना कंट्रोल है। ये POK वाला रीजन है जहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ पाकिस्तान का यहाँ पे टेरिटरी चलती है, पावर। यहाँ से CPC पास हो रहा है, जिस वजह से चाइना को, देखिए इंडिया ने क्या किया, अपना रूल बढ़ा दिया यहाँ पे। अब चाइना को ये लगता है कि रूल बढ़ गया तो मे बी उसका जो CPEC जो कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो हैम्पर हो सकता है, उसको वो उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम की सिचुएशन इस तरीके से पैदा कर रहा है कि जो इंडिया जो है वहां पे ध्यान ना दे पाए। अलाउ, देखिए यहाँ पे लद्दाख फ्रॉम कश्मीर प्रॉब्लम, अलाउ इंडिया फ्रीयर हैंड कंटेस्टिंग चाइना क्लेम इन द रीजन। चाइना पाकिस्तान, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, चाइना और पाकिस्तान दोनों साथ में मिलकर एक तरीके से काम कर रहे हैं। चाइना जनरली क्या करता है, प्रॉक्सी वॉर तैयार कर रहा है, टेररिस्ट भेज भेज के आक्रमण करता रहता है बीच बीच में। तो ऐसे कि चाइना के पास इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो सामने से लड़ाई कर सके। वो जानता है कि चाइना अब इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकता है। हाँ, चाइना के पास मुकाबला करने की हिम्मत है, तो चाइना क्या करता है, चाइना सामने आके खड़ा हो जाता है। तो दोनों तरफ से जो है प्रॉब्लम निकल के आ रही, तो जिसकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि डिफेंसिव मेजर जो है इंडिया जो है मेजर करता रहे, डिफेंस बस अपना बना के रखे, और उन सभी मैटर्स पे सोच ही ना पाए कि उसे POK रीजन और उन सारे रीजन पे अपना अधिकार ना जमा पाए। तो ये इनके जो है मेजर से आपको याद रखना है। जीरो सम गेम जो है मेंशन था, इसको आप याद रखिएगा। कश्मीर को जीरो सम गेम कहा जाता है कि देखिए कोई भी ऐसा कदम अगर इंडिया उठाएगा जो कश्मीर रीजन के लिए पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा, कश्मीर रीजन के लिए पॉजिटिव एक रोल प्ले करेगा, तो वहीं पे पाकिस्तान क्या करता है, नेगेटिविटी फैला देता है, नेगेटिव वो करता है। तो दोनों चीजें मिलकर क्या हो जाती हैं, एक न्यूट्रल हो जाती है, जीरो हो जाती है, इसलिए इसे जीरो सम गेम कहा गया है। अब क्या कर दिया गया है, अब जैसे कि अलग अलग टेरिटरी बना दिया गया है, लद्दाख अलग कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अलग अलग एरिया पे फोकस कर सकते हैं।
तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो इसलिए ये जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब चलिए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। आज देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए अगर आपकी पार्टिसिपेशन मिलेगी, मुझे देखने को मिलेगा कि यार ज्यादा लोग देख रहे हैं, ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है, तभी इनिशिएटिव को मैं आगे बढ़ाऊंगा, वरना इसे मैं रोक दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो लेक्चर को ज्यादा शेयर कीजिए। इसका वॉच टाइम अगर आज मुझे अच्छा दिखा कि यार हाँ, जो लोगों ने देखा है लेक्चर में आ रहे हैं वो फुली लेक्चर को देख रहे हैं, डाउनलोडेड लेक्चर नहीं हो रहा है, अगर ये सारी चीजें देखने को मिलती है तभी इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाएगा। वरना मैं इतना, देखिए कोई सेंस नहीं निकलता कि मैं इतने ज़्यादा फालतू मेहनत भी कर रहा हूँ और कोई इसका फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहा है और ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप लोगों की हेल्प रहेगी तो बिल्कुल हम एक बहुत अच्छी कम्युनिटी तैयार करेंगे। और कुछ लोग कर भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि बस हाँ हाँ आए, देख थोड़ा बहुत देखा और चले गए। तो वो चीज़ नहीं चाहिए, आप बिल्कुल 100% दीजिए। मैं इंश्योर करूंगा कि मैं अपना 100% दूँ और आप अपना 100% दीजिए। क्लियर? अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। तो जो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी है वो किस चीज को डिफाइन करती है? तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ऑप्शन यहां पे देख लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सॉवरेन गवर्नमेंट हैव लिमिटेड मींस ऑफ राइजिंग मनी सप्लाई। सॉवरेन गवर्नमेंट कैन राइज मनी सप्लाई विदाउट हाई टैक्सेस इंक्रीज बोरोइंग। A higher money supply is inadvertently cause higher government borrowing. Sovereign government is bound by revenue constraint for raising मनी सप्लाई। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। लास्ट में अपना नंबर जरूर बताना है कि टोटल आपके कितने नंबर आए। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये आपको बताना है। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो आंसर है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप अपना आंसर भी मिला लीजिए, यहाँ पे ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। सॉवरेन गवर्नमेंट कैन रेज मनी सप्लाई विदाउट हाई टैक्सेस इंक्रीज बोरोविंग। तो देखिए एक चीज और बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या ये इसके साथ में चाहिए या फिर अलग से इसका लेक्चर लेके आ जाए, ये आप जरूर बताइए। मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी क्या आर्ग्यू करती है? कंट्रीज दैट इशू देयर करेंसीज कैन नेवर रन आउट ऑफ मनी एंड आर नॉट ऑपरेशनली कंस्ट्रेंट बाय रेवेन्यू टैक्स एंड व्हेन इट कम टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पास करनी जो है मनी कमी पड़ गई, इस तरीके से ऐसा हो गया, तो ये चीज नहीं होती है इसके अंदर। तो आप याद रखिएगा मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी के अंदर। तो ये सारी चीज़ याद रखनी। दे कैन प्रिंट एज मच एज दे नीड, वो अपने हिसाब से जो है प्रिंट कर सकते हैं, करेंसी को इशू कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है टाइम टू टाइम टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। उनको जरूरत नहीं कि वो टैक्स को इंक्रीज करे, बोरोइंग करे, स्पेंडिंग करे, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। रिगार्डिंग FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, FRBM जो एक्ट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पॉज करके इसको रीड कर लीजिए, इसके बाद इसका आंसर दे दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए अभी तक आप लोगों ने दे दिया होगा। इट स्टेट दैट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शैल सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट अलाउड डेविएशन फ्रॉम फिजिकल deficit target 0.5% on the ground of structural reform in the economy and अनएंटिसिपेटेड फिजिकल इंप्लीकेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। आंसर इज 2, दैट मींस 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। देखिए पहला तो बिल्कुल ही गलत है, स्टेटेड नो सर्कमस्टेंसेस शैल बी सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो द रिजर्व बैंक, ये तो बिल्कुल गलत है, तो नो तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं। इसके अंदर FRBM के अंदर एक्ट के अंदर क्या आता है, फिजिकल जो टारगेट है 0.5 जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के से आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो है इसके अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर ये देखिए आप फुल एक्सप्लेनेशन है। तो ये PDF अगर लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कीजिए और आपके जितने भी सजेशंस है वो सारे मोस्ट वेलकम है और आप सजेशन भी दे सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कीजिए। PDF वहाँ पे शेयर करता हूँ। लेक्चर को लाइक और कमेंट जरूर करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों? सेक्शन 5 क्लॉज 2 एक्ट का कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक में एडवांसेस में टेम्पररी एक्सेस केस डिस्टर्बेंस ओवर द कैश रिपीट, तो वो बोरो कर सकता है, ये FRBM एक्ट के अंदर मेंशन है। क्लियर?
सेक्शन 5 ये इंपॉर्टेंट, अलग से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेक्चर जो है लेंथी चला जाएगा। तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही बस डिस्कस करूंगा। स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या करता है, करेक्ट है। सेक्शन 4 क्लॉज 2 प्रोवाइड ग्राउंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम द फिजिकल डेफिशिएट टारगेट। जो फिजिकल डेफिशिएट का टारगेट हमने रखा है, देखिए ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी पहले डिस्कस किया था, इसलिए आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया है जनरली न्यूज़ में चल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमने कुछ टारगेट किए हैं। अब ड्यू टू कोविड-19 की वजह से या फिर 2008 के अंदर हमने क्राइसिस देखी थी, ग्लोबल क्राइसिस, उसकी वजह से हमारे टारगेट जो हो गए थे इधर उधर हो गए थे। तो हमने क्या लेके आए थे, FRBM लेके आए थे। FRBM के अंदर क्या था कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के अंदर हमने कुछ टारगेट के अंदर फ्लक्चुएशन दिया था कि अगर कुछ इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन लेके आ रहे हैं या फिर GST कर रहे हैं, तो 0.5% का आगे पीछे जो टारगेट का डेविएट हो सकता है। तो यही सारी चीजें बताई गई थी। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट को देखिए, प्रोफेशनल टैक्स इज एन इनकम टैक्स। जो प्रोफेशनल टैक्स है वो आपका इनकम टैक्स है, लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपको बताना है। The legislature of an state may by law authorize पंचायत to be levy collect appropriate tax। तो क्या लेजिस्लेचर के द्वारा स्टेट जो है लॉ से अथोराइज कर सकता है पंचायत को कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, किसी भी अप्रोप्रिएट जो टैक्स है किसी भी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर वो लेवे कर सके, टैक्स को अप्रोप्रिएट कर सके। ये सारी चीज़ें क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो यस, थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए, लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट, यहाँ पे मेकिंग द लॉ रिलेटेड टू टैक्सेस, बेनिफिट, स्टेट म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल अथॉरिटीज, प्रोफेशनल, ट्रेड, कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल याद रखना है, तुरंत फटाफट इसको याद कर लीजिए। ये आर्टिकल 243H ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिछली बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 243H, लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट में बाय लॉ अथोराइज कर सकता है स्टेट पंचायत तो लिवे टैक्सेस अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज जो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर सब्जेक्ट ऑफ लिमिट। तो अपने हिसाब से वो जो भी करना चाहे तो वो यहाँ पे कर सकता है। स्टेट क्या कर सकता है, पंचायत को पावर दे सकता है कि वो जो है फी ले सकता है, टैक्स ले सकता है और टोल्स वगैरह ले सकता है, ड्यूटीज वगैरह कलेक्ट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट सच प्रोसेस सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ लिमिट। तो अपने उसे लिमिट वगैरह जो भी लगाने के बाद प्रोविजन मेकिंग द ग्रांट्स इन 8 पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इसको आप एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी। फर्स्ट प्राइवेट कंपनी कौन सी है आपको बताना है। टू हैव सक्सेसफुली लॉन्च द क्रीड स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा एंड द आंसर इज स्पेस एक्स, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं है, छोटी चीजें हैं तो वही है। स्पेस एक्स जो है इन्हें किया था, ये आपको पता होना चाहिए, अमेरिकन कंपनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से इसको पढ़िए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? क्या इसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स आता है, क्या इसके अंदर पर्सनल इनकम टैक्स आता है, क्या इसके अंदर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आता है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा स्टेटमेंट सही है फटाफट इसको बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड द आंसर इज, हम आंसर बात करते हैं, आंसर इज डी ऑल द अबव। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इंट्रोड्यूस इन द इंडिया पार्लियामेंट सिस्टम। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। टैक्स जो है जीरो, नेग्लिजिबल, इनकम टैक्स, अवॉइडेंस टैक्स वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एयरक्राफ्ट कैरियर। इसमें से कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने न्यूज ध्यान से सुना होगा, डिस्कशन अच्छे से आप सुन रहे हैं, तो जनरल चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है न्यूज आर्टिकल्स के अंदर कि सारी चीजें क्या है, तो आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए। और मे बी पॉसिबल कि कुछ चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं भी की हैं, तो इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको ये चीजें पता हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाइए। बिल्कुल आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपको ये
सोचना कि आप क्या कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 यहाँ पे पहला है INS विक्रमादित्य, INS अरिहंत और INS विक्रांत। तो इसमें से कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 2, बी 2 3, सी 1 3 एंड द डी ऑल द अबव। एंड आवर आंसर इज, कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है। 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। अरिहंत इसके अंदर नहीं आता है, विक्रमादित्य और विक्रांत जो है दो इसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। INS या देख लीजिए, हम एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। INS विक्रमादित्य इज अ मॉडिफाइड क्यू क्लास कैरियर, एक्स रशियन कैरियर, ही आपको पता होना चाहिए। इंडियन नेवी सिंस 2013 के अंदर इंडियन नेवी के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन INS विक्रमादित्य के बारे में। INS जो विक्रांत ऑल्सो नोन एज इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 is an aircraft carrier under the construction of Cochin Shipyard in Kochi, Kerala, Indian Navy, expected to be delivered by 2022। तो ये अपना इंडिजीनियस है, ये आपको पता होना चाहिए। INS विक्रांत। INS अरिहंत क्या है? इज अ लीड शिप इंडिया अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो ये क्या है? सबमरीन है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए ऊपर और ये सबमरीन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये एक तरफ आपको मैच द फॉलोइंग दी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। यहाँ पे ये पासेस हैं और यहाँ पे रीजन है। तो चूमर पास कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। गैर साइनी पास कहाँ है, दीपसंगला पास कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप आंसर बताइए फटाफट, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसका आंसर होगा, चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप लोगों ने अभी तक बता दिया होगा। आंसर इज 1 एंड 2। तो ये आपको बताना होना चाहिए कि ये इसमें से 1 एंड 2 सही है। एक्सप्लेनेशन को चलते हैं फटाफट। देखिए लद्दाख के अंदर है चूमर एंड दीपसांग जो लॉ पास है यूटी ऑफ लद्दाख के अंदर, ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे और बहुत सारे पासेस हैं, इसको आप देख लीजिए फटाफट। ये आप देख पा रहे होंगे। चलिए ये हो गया काराकोरम पास, ये यहाँ पे काराकोरम पास है। ये देखिए जम्मू कश्मीर का मैप है, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये तो ये अक्साई चीन वाला इलाका है, ये वाला अक्साई चीन वाला इलाका है। एरिया इलीगली ऑक्यूपाइड बाय द चाइना, तो जो है इलीगली तरीके से जो ऑक्यूपाइड किया है, ये LAC आ जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये लाइन जो गई है ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये चूमर हो गया, जो चूमर की बात कर रहे हैं, ये चूमर पास यहाँ पे है, याद रखिएगा ये। तो यहाँ पे ये चूमर पास है और इसी के जस्ट पास में जिंगपुगी लॉ जो है पास भी है, ये आपको पता होना चाहिए। LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये POK वाला रीजन है। तो यहाँ पे देखिए हनफी सेक्टर हो गया, ये दीपसंग लाप पास हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। काराकोरम पास ऊपर हो जाता है, ये इधर साइड काराकोरम पास हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर इधर होगा, इराक की यहाँ पे हो गया। और पेंगसोंग जो है पास हो गया, ये इधर वाले रीजन में हो गया। और ये आपको पता होना चाहिए। स्पंगुर जो हो गया, ये जो रीजन है LAC जो लाइन है वहाँ पे ये स्पंगपुर रीजन का है। सिपकी जो पास है, सिपकी पास यहाँ पे नीचे आ जाता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI के बारे में डिस्कस करते हैं। डिजास्टर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में डिजास्टर रहा है और बहुत सारे डिजास्टर आए हैं, साइक्लोन वगैरह, ड्रॉट वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट वाज लॉन्च इन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन 2019 हेल्ड इन द न्यूयॉर्क सिटी USA। इट्स सेक्रेटेरिएट इन न्यू दिल्ली। CDRI will support countries to upgrade their system ensuring a disaster climate resilient। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको इसमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है आपको ये चीज बताना है। एंड द ऑप्शन इज D इज द करेक्ट आंसर, सभी के सभी इसमें सही हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडिया ने लॉन्च इट हैज लॉन्च, जब ये CDR कब लॉन्च हुआ था, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन 2019 में न्यूयॉर्क सिटी USA के अंदर, याद हो गया। सेक्रेटेरिएट कहाँ है, न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है। CDRI सपोर्ट कंट्रीज अपग्रेड देयर सिस्टम इंश्योरिंग डिजास्टर क्लाइमेट रेजिलियंस, से डिजास्टर से लड़ने के लिए अपने सिस्टम को बढ़ाना, यही इसका टारगेट है। क्लियर हो गया। 2019 के समिट में UN क्लाइमेट एक्शन समिट में इसे बनाया गया था न्यूयॉर्क सिटी USA के अंदर। क्लियर हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट CDRI का कहाँ है, न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर सेक्रेटेरिएट है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, आपको बताना है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इस तरीके से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं प्रीवियसली, तो अब भी आपको ये चीज बताना है, क्या इस ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है या फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जाती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा की जाती है। कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट बताइए पॉज करके। अब तक आप लोगों ने कर दिया होगा तो क्वेश्चन आंसर है इसका ए, दैट इज वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप फ्लेक्स रिपोर्ट एग्जामिन करती है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को, कहाँ कितना प्रोस्पेक्ट हो रहा है, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ देखती है। इट इशूज ट्वाइस अ ईयर, 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, याद रखना है, जनवरी एंड जून। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस सॉरी, 1 साल के अंदर जो है 2 बार रिलीज की जाती है, एक बार जनवरी के अंदर और एक बार जून में। ये पता होना चाहिए। जनरल चीज़ें ये कभी हालांकि पूछेंगे नहीं, बस एक बार आप देख लीजिए 5.2% हो या ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, इससे कॉन्ट्रैक्शन जो है कितना ज़्यादा इकोनॉमी का हुआ है, तो 5.2% जो है कोविड-19 की वजह से हुआ है। तो ये जो डेटा है आप यूज कर सकते हैं जनरली अपने आंसर राइटिंग में, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी कि आप एक बार देख लीजिए। क्लियर? चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑफ चाइना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एलियंस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट ऑप्शन बताइए। तो हमारा इसमें से आंसर है ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स इंटरनेशनल, इट इज एन इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ग्रुप ऑफ लेजिस्लेचर। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। पहला स्टेटमेंट, इंटर पार्लियामेंट्री चाइना अलायंस इज द इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ग्रुप लेजिस्लेचर वर्क टुवर्ड हाउ डेमोक्रेटिक कंट्री अप्रोच चाइना, ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। देखिए इसके जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रिपब्लिक, सीज रिपब्लिक और यूरोपियन पार्लियामेंट, जर्मनी, जापान और नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, UK, US रिप्रेजेंटेटिव लॉन्च एलियंस, ये सभी लोगों ने मिलकर 4 जून 2020 में इसकी जो एनिवर्सरी है इस टाइम पे इसको किया था, ये मनाया था। ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ खास इसके अंदर नहीं था, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम लेक्चर को आगे बढ़ाएं, देखिए हम अब क्या कर रहे हैं, एडिटोरियल डिस्कस हो रहा है हमारे यहाँ न्यूज़ डिस्कस हो रहा है। आर्टिकल के अंदर एक ही, देखिए आपको लगभग 30 से 40 मिनट, देखिए थोड़ा टाइम तो अब लग जाएगा, 40 से 45 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर, लगभग 1 घंटे के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और साथ में ही आपको वोकैब भी मिल रहा है यहाँ पे, और इसके साथ आपको यहाँ पे MCQ 10 MCQ करंट अफेयर्स के सॉल्व करने को मिल रहे हैं। तो देखिए एक ही सेक्शन के अंदर हम फटाफट इतना यूज कर सकते हैं। आपको ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं पे भी यूट्यूब के अंदर कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। विद हैंड रिटन नोट्स, किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, आप हर एक वर्ड को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, आंसर राइटिंग कैसे करना है, MCQ कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। अगर देखिए सेशन अगर कोशिश करूँगा मैं कि अगर छोटा रहता है, जब भी अगर सेशन छोटा रहेगा, न्यूज़ कम आएगी, तो उस दिन मैं कोशिश करूँगा कि मेंस के आंसर राइटिंग जरूर से इंट्रोड्यूस करूं। तो वो चीज़ भी हम देख लेंगे, या फिर वीकली हम कर लेंगे कि एक दिन वीकली मेंस आंसर राइटिंग कर लेंगे, या 2 दिन या 3 दिन, जिस हिसाब से होगा उस तरीके से हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको किस तरीके से चाहिए। ये एक ट्रायल वर्जन था। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से लेक्चर आगे बढ़े तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और लेक्चर को शेयर जरूर करिए। और फाइनली आपका स्कोर कितना आया है वो आपको लिखना है। देखिए इतना छोटा सा काम करना है, आपको शेयर जरूर करना है और लेक्चर को फुल देखना है, पूरा वॉच टाइम देखना है। और एक चीज़, छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि जो योजना मैगजीन है वो हर महीने की हम डिस्कस करते हैं विद द हैंड रिटन नोट्स की मदद से। तो प्रीवियस ईयर की, मतलब जून महीने की जो है, शायद जून या मई की जो है मैगजीन हमने डिस्कस की है, तो उसको आप जरूर से देखिए। और देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप उस तरीके से योजना कुरुक्षेत्र का डिस्क्रिप्शन भी हैंड रिटन नोट्स में चाहिए, लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। अगर आप करते हैं, वॉच टाइम अच्छा जाता है, तो हम इस इनिशिएटिव को जरूर से आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।